नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो सरकार और ब्यूरोक्रेसी की खास खबरों पर आधारित है। इस एपिसोड में हम तमाम चर्चाओं पर, गपशप पर, कानाफूसी पर आधारित खबरों को लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। नए साल में सबसे पहली बात आज अफसरों के कारनामों की। अपने यहाँ जो लोग सियासत और प्रशासन के जानकार हैं वो कई बार ये बात कहते हुए मिल जाते हैं कि योगी सरकार ने काम भले अच्छा किया हो, लेकिन कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके कारनामे ऐसे हैं कि वहाँ पर विपक्ष के नेता की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे अधिकारी तैनात रहें तो एक विपक्ष अपने आप तैयार हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं नोएडा विकास प्राधिकरण की। नोएडा विकास प्राधिकरण ऋतु महेश्वरी के चलते इन दिनों चर्चा में है। उत्तर प्रदेश और देश में 3 कृषि कानून को लेकर यूपी के बॉर्डर पर बहुत लंबा आंदोलन 1 साल तक चला। वो आंदोलन सुर्खियों में रहा। केंद्र सरकार ने किसानों के कानून को वापस लेकर उसे समाप्त करा दिया, लेकिन नोएडा विकास प्राधिकरण के खिलाफ भी 4 महीने से 122 दिन तक एक आंदोलन चला, जो पिछले अभी 24 घंटे पहले समाप्त हुआ है। ये प्रदर्शन और ये विरोध ये सरकार के किसी मंत्री या सरकार की किसी पॉलिसी की वजह से नहीं था, ये प्राधिकरण की एक अधिकारी के नाते था। भारतीय किसान परिषद के नेतृत्व में नोएडा के 81 गांवों के किसानों ने पिछले 122 दिनों से धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन सब कुछ शुरू कर रखा था। क्यों? क्योंकि नोएडा की जो सीईओ हैं ऋतु महेश्वरी, वो इन किसानों की बात को सुनने को और मानने को तैयार नहीं थी। आलम यह था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जब नोएडा में दौरे लगे तो अधिकारियों ने इस पर नज़र न पड़े सीएम की, इस आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश की। 800 मुकदमे किसानों पर लिखे गए। 122 दिन तक आंदोलन चलता रहा, किसी की निगाह नहीं गई। मुख्यमंत्री के दौरे में भी विधायक तेजपाल नागर का घेराव हुआ। मामले को छुपाने के लिए सुखबीर खलीफा समेत 800 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया। नोएडा प्राधिकरण में क्या नियम कानून को ताक पर रखकर राज चल रहा है? मांग ये थी कि जो गांव की आबादी है उसमें जो किसानों की ज़मीन अधिकृत की गई है उसमें 10% प्लाट किसानों को दिए जाएं, किसानों पर नक्शा नीति न लागू हो, किसानों ने जो अपने निर्माण करा लिए हैं उसमें कमर्शियल निर्माण हो गए उनको अनुमति दी जाए और बढ़ी हुई दर पर उनको मुआवजा दिया जाए। 1000 स्क्वायर मीटर तक के प्लाटों पर जो निर्माण हो रहे हैं उसमें नक्शा पास कराने की बाध्यता को समाप्त किया जाए। सरकार ने चाहा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी चाहा कि ये मामला समाप्त हो जाए और ये आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन अफसर नहीं माने। ऋतु महेश्वरी की हठधर्मिता के चलते प्राधिकरण कार्यालय के सामने किसानों ने जानवर बांध दिए, अफसरों की टिकठी निकाल दी और वहीं पर राशन पानी लेकर खाना पीना बनाने लगे। सब कुछ गत हो गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई सुधि नहीं ली। अब चुनाव सर पर आ गया, माहौल बिगड़ गया। सरकार ने तमाम कोशिशें की कि ये आंदोलन खत्म हो, तो पेंच ये फंसा कि प्राधिकरण की ओर से सीईओ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी। अधिकारियों ने इस सरकार की जितनी फजीहत कराई है शायद इतना विपक्ष भी नहीं कर पाया होगा, लेकिन हैरत इस बात की है कि सरकार कई बार अफसरों को सज़ा देना चाहती है फिर भी उन्हें दे नहीं पाती। किसका कौन सा जुगाड़ है कि ऋतु महेश्वरी गाज़ियाबाद में ही डीएम रहीं, वहीं पर गाज़ियाबाद प्राधिकरण की वीसी रहीं, अब वो नोएडा की सीईओ हैं। कुछ लोगों ने नोएडा और एनसीआर को अपनी नौकरी का अहम हिस्सा बना रखा है, जहां वह राजाओं की तरह रहते हैं और उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं। जनता उनके लिए प्रजा के समान है और वो अपनी शर्तों पर अपनी इच्छा से किसी पर कृपा करें
तो शायद ईश्वर की कृपा मानी जाएगी। तो इन अफसरों ने सरकार को जितना नीचा दिखाया है, सरकार के सामने जितनी परेशानियां पैदा की हैं, अगर वो सरकार की मंशा के अनुरूप उनकी नीतियों को लागू करते तो शायद इतने लंबे लंबे आंदोलन न चलने पाते। बहरहाल ये सरकार देखे कि उसने जिसे तैनात किया है वो जनता की सेवा कर रहा है कि जनता पर शासन कर रहा है, सरकार की नीतियों को लागू कर रहा है या उसमें पलीता लगा रहा है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में नए साल का बड़ा विशेष महत्व है। 1 जनवरी से आईएएस और आईपीएस अफसरों को प्रमोशन देने की प्रथा चली आ रही है। इस बार भी नए साल पर 47 आईपीएस अफसरों को प्रमोशन दिया गया। इसमें डीजी से लेकर एसपी लेवल तक के अफसर शामिल हैं। लेकिन इस प्रमोशन सूची में कई अफसर ऐसे हैं जिनके लिए नए साल की शुरुआत और उसका पहला दिन निराशाजनक रहा। आईपीएस अफसरों की जो डीपीसी हुई है उसमें 3 अफसर ऐसे हैं जिन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाया है, जिसमें 2008 बैच की आईपीएस अफसर हैं अलंकृता सिंह, ये डीआईजी नहीं बन पाई, इनका लिफाफा बंद रखा गया है। 2009 बैच के 2 आईपीएस अफसर हैं रोहन पी कनय और अतुल शर्मा, इन दोनों को सिलेक्शन ग्रेड नहीं मिल पाया क्योंकि इनके खिलाफ जांच चल रही है। इस साल डीजी रैंक में एक प्रमोशन हुआ है और वो है बरेली के एडीजी जोन अविनाश चंद्रा का, जिन्हें सरकार ने अब डीजी फायर सर्विस बना दिया है। इसके अलावा आईजी से एडीजी भी कुछ अधिकारी बने हैं, उनको नए साल पर तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्ताक्षर के बाद ये सारे अधिकारी नए साल में प्रमोट होकर अपने नए पदों पर ज्वाइन कर रहे हैं। जो एडीजी बन गए हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें नवीन अरोड़ा का, मोहित अग्रवाल, जीके गोस्वामी, बीआर मीणा, ये अब प्रमोट होकर एडीजी बन गए हैं। इसके अलावा लखनऊ जोन के जो एडीजी थे वो पिछले काफ़ी समय से डीजी के पद पर काम कर रहे थे और अब उनको डीजी पावर कारपोरेशन बना दिया गया है एसएन साबत को। यूपी के आईपीएस अफसरों के लिए नया साल कहीं खुशी कहीं गम लेकर आया है। जिन लोगों को प्रमोशन मिल गए हैं उन्हें बधाइयां मिल रही हैं, जिनका लिफाफा बंद है वो निराश होंगे। कोशिश करेंगे कि जल्दी ये जांचें ख़त्म हो और उनको प्रमोशन का पद हासिल हो। यूपी की जो पुलिस महकमा है उसमें आप कई बार ये देखते हैं कि प्रमोशन पाकर भी अधिकारी वहीं उसी पद पर बने रहते हैं और इससे कई बार असमंजस की स्थिति दिखाई पड़ती है। खास तौर से लखनऊ में जो एडीजी थे एसएन साबत, वो कई महीने पहले ही डीजी रैंक में प्रमोट हो गए थे, लेकिन उनको पोस्टिंग नहीं मिल पाई और ये कहा जा रहा था कि पूरे प्रदेश के जोनों में एडीजी तैनात हैं और इन सब के बॉस के रूप में एडीजी एलओ लॉ एंड ऑर्डर को देखा जाता है और एडीजी एलओ का आदेश एक डीजी रैंक के अफसर को जोन में रहने की वजह से मानना पड़ रहा है। हम लोग जिस देश में रहते हैं इसे जुगाड़ों का देश कहा जाता है। भारतीय समाज में जुगाड़ से बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। उत्तर प्रदेश भी ऐसा ही है। यहाँ पर भी हम लोग धर्म कर्म को खूब मानते हैं, लेकिन जहाँ अपनी ज़रूरत होती है उसको उसमें नियम में शिथिलता भी दे देते हैं उस हिसाब से। अब बात राजधानी के अफसरों के एक कारनामे की। राजधानी लखनऊ का जो नगर निगम है ये वैसे भी पहले से बालू से तेल निकालने में, चमत्कार करने में तमाम कई सारे रिकॉर्ड कायम कर चुका है। अब उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और शानदार रिकॉर्ड बनाया है जिसे सुनकर आप आश्चर्य करेंगे। चूँकि ये दिन जाड़ों के हैं, शीतलहरी भी चल रही है, तो सरकार की व्यवस्था है नगर निगमों के पास कि साहब चौराहों पर, रैन बसेरों में यहाँ पर अलाव जलवाए जाएं। इसकी काफ़ी डिमांड भी रहती है। लेकिन जब राजधानी है, मंत्री हैं, सारे बड़े बड़े प्रमुख सचिव हैं, आईएएस अफसर हैं, तो भाई लकड़ी की शॉर्टेज भी होगी, क्योंकि
अलाव की जो लकड़ी है वो इन वीआईपी मंत्रियों और अफसरों के बंगलों में खपत होती है। अब नगर निगम के पास संसाधन सीमित हैं, तो ऐसे में जब चौराहे और रैन बसेरे की लकड़ी अफसरों के यहाँ और मंत्रियों के यहाँ जलने लगेगी तो नगर निगम यहाँ पर क्या जलवाएगा। तो नगर निगम के अफसरों ने एक तरकीब निकाली कि भाई शमशान घाट पर कुछ लकड़ियाँ रखी हैं, उनको इन चौराहों पर और गरीबों को अलाव तपाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। अब आप सोचिए कि कोरोना काल में भैंसा कुंड पर काफ़ी सारी लकड़ियां मंगाई गई थी चिताओं को जलाने के लिए। जब कोरोना काल निकल गया, थोड़ी राहत हुई और लकड़ियां बची रह गई, तो वो अब ठंडक का मौसम आया तो अफसरों ने चुपचाप अलाव के लिए भैंसा कुंड से, शमशान घाट से वो लकड़ियां गाड़ियों में लदवाकर लखनऊ के चौराहों और रैन बसेरों में कहा लो जलाओ, धका धका लाओ। हम आप जिस समाज में रहते हैं, हिंदू समाज में, वहाँ शमशान घाट की लकड़ी से अगर हम आग तापेंगे तो सोचिए कि हमारे धर्म को और हमारे ज़मीर को क्या असर पड़ेगा इससे। जो गरीब आदमी है, जो सड़क किनारे रहता है, रिक्शा वाला है, मजदूर है, बेसहारा लोग हैं, उनके लिए ये आग जाड़े में सहारा बनती है। लेकिन मुर्दों को जलाने वाली लकड़ी से अगर वो आग सेकें तो फिर कहते हैं कि भाई ये अघोड़ी में और ये जो महापंडित हैं, इन सब में आपका और आम आदमी में अंतर क्या रह गया। तो कुल मिलाकर अनजाने में जो काम हो रहा है ये कितना बड़ा पाप हो रहा है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इस पाप को भी बेखौफ कर रहे हैं। शायद इसीलिए कहा भी गया है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। हो सकता है कि रुपये की कुछ बचत हो रही हो और कुछ रुपये के सरकारी खजाने में चूना भी लग रहा हो। अब आप सोचिए कि ऐसा करना क्या उचित है कि जो बैकुंठ धाम पर लकड़ियां इकट्ठा की गई थी चिताओं को जलाने के लिए, वहां से 6 महीने 8 महीने बाद अब लकड़ियां उठाकर रैन बसेरों में, चौराहों पर गरीबों को तपता तपाया जा रहा है। अब बात ब्यूरोक्रेसी में हुए एक बहुत बड़े धमाके की, जो अचानक हुआ, जिसने उत्तर प्रदेश की मुख्य सचिव की कुर्सी हिला दी और राजेंद्र कुमार तिवारी, जो 2 साल से ज़्यादा चीफ सेक्रेटरी थे, दोपहर में लंच करने गए थे, अचानक से पता लगा कि अब यूपी के वो चीफ सेक्रेटरी नहीं हैं। और चीफ सेक्रेटरी एक ऐसा आदमी बना जिसका रिटायरमेंट 2 दिन बचा था, यानी कि दिल्ली से लखनऊ आने में भी उसका 1 दिन ख़त्म हो गया और 1 दिन बचा और वो उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी मनोनीत हो गया। बात दुर्गा शंकर मिश्रा की। दुर्गा शंकर पैरासूट से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनने वाले पहले अफसर हैं, जिसको लेकर ब्यूरोक्रेसी में और राजनीतिक हलकों में भी बड़ी चर्चा है कि वो देश के शीर्ष लीडर के काफ़ी खासम खास हैं। और यही वजह है कि वो सीधे ऊपर की कृपा से लखनऊ की सबसे बड़ी कुर्सी पर आकर विराजमान हो गए। दुर्गा शंकर मिश्रा के बारे में अगर थोड़ा बताया जाए तो वो ये है कि वो मऊ जिले के रहने वाले हैं और उनके एक भाई हैं, वो भी कोऑपरेटिव में यहीं पर अधिकारी हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा 7.5 सालों से अर्बन और हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में सचिव थे। प्रधानमंत्री के वो काफ़ी करीब थे, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई जगहों पर मेट्रो रेल चलवाई, मेट्रो रेल का विस्तार कराया, प्रधानमंत्री आवासों के निर्माण कराए, नगरीय विकास में प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप परिणाम दिए। जो ये सेंट्रल विस्टा बन रहा है, नई संसद बन रही है, इसके सबके कर्ता धर्ता दुर्गा शंकर मिश्रा थे। जब 28 तारीख को प्रधानमंत्री कानपुर आए तो उस समय सबको ये लग रहा था कि दुर्गा शंकर मिश्रा ने कानपुर को इतना बड़ा तोहफा दिया है, अब वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो सरकार उनको केंद्र में हो सकता है कहीं समायोजित करे। लेकिन प्रधानमंत्री के दिल्ली जाते ही एक ऐसा फरमान आया जिसने
राजनीतिक हलकों में और ब्यूरोक्रेसी में तहलका मचा दिया। सारे लोग लोकभवन की ओर दौड़े और निगाह लगाई तो पता लगा कि दुर्गा शंकर मिश्रा को केंद्र से उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाए जाने के लिए रिलीव कर दिया गया है। अभी तक आपने पैरासूट लीडर का नाम सुना था, आज पैरासूट अफसर से मिलिए जिसने सीधे लोकभवन पर लैंडिंग मारी है और उनकी लैंडिंग के साथ ही उनकी नौकरी का सेवा विस्तार भी 1 साल का आ गया। दुर्गा शंकर आगरा और सोनभद्र में डीएम रहे हैं। पढ़ाई के मामले में वो सिडनी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, एमबीए किए हैं, एचआरडी मैनेजमेंट में उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। और एक और ख़ास बात है, दुर्गा शंकर मिश्रा मायावती के बेहद निकटस्थ अफसरों में रहे हैं। लंबे समय तक वो मायावती के प्रमुख सचिव रहे। उस दौरान उनके पास वाणिज्य कर के प्रमुख सचिव का भी चार्ज हुआ करता था। जब मायावती पूरे प्रदेश में स्मारकों का निर्माण करा रही थी, उस दौरान भी दुर्गा शंकर मिश्रा उनकी कोर टीम के अफसर हुआ करते थे। दिल्ली जाने के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते अफसरों में शुमार हो गए। बहुत कम लोगों की ऐसी किस्मत होगी कि सेवानिवृत्त की एक दिन पहले उत्तर प्रदेश की शीर्ष ब्यूरोक्रेसी की कुर्सी उनको हासिल हो। शायद ही ऐसा कोई उदाहरण पूरे देश में कहीं आपको मिलेगा। दुर्गा शंकर मिश्रा की नियुक्ति के साथ एक संयोग और जुड़ा है कि बीजेपी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर 2 ऐसे अफसर हैं जो मायावती के साथ बड़े लंबे समय तक काम किए हैं। शशांक शेखर के स्टाफ अफसर हुआ करते थे एसपी गोयल, और एसपी गोयल आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव हैं, पंचम तल के सर्वे सर्वा हैं। और मायावती के ही प्रमुख सचिव रहे दुर्गा शंकर मिश्रा अब उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के सर्वे सर्वा हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, ब्यूरोक्रेसी के हेड बन गए हैं। तो ये एक संयोग है कि मायावती की सरकार में पंचम तल में रहे दोनों अधिकारी योगी की सरकार में पूरे प्रदेश को कंट्रोल कर रहे हैं। संयोग और भी हैं, लेकिन शायद सबके साथ इसकी समानता नहीं है। दुर्गा शंकर मिश्रा की तरह आईएएस की नौकरी से वीआरएस लेकर अरविंद कुमार शर्मा भी उत्तर प्रदेश आए थे और वो राजनीति में सक्रिय हो गए। हालांकि अभी शीर्ष पद पर उनका आना बाकी है। वैसे भी अधिकारी हवा का रुख भांप लेते हैं। सियासत की क्या अपेक्षा है उसके हिसाब से वो पर्याप्त रूप से झुक भी जाते हैं। अपने पद को बचाए रखने के लिए वो कोई भी समझौता करने को तैयार रहते हैं। कई बार जिस अफसर को हम बहुत ताकतवर समझते हैं, बहुत कड़क समझते हैं, वो राजनीतिज्ञों के सामने 90 डिग्री तक झुके पाए जाते हैं। जिसे हम समझते हैं कि वह कद में बहुत बड़ा है, जब नज़र उठा के देखा तो किसी और के कदमों में पड़ा है। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।